सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने SN2 रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, वो था उसका SN2 रिएक्शन का पार्ट 1। वहाँ पे पूरा SN2 खत्म नहीं हुआ था, उसके कुछ पॉइंट्स कुछ क्वेश्चंस मुझे एक्सप्लेन करने बाकी थे। ठीक है, वो था बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 1। अभी अपन बात करने वाले हैं पार्ट 2 की। ठीक है, आज अपन बात करने वाले हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 1 में अपन ने क्या देख लिया था, एक बार रिकेप कर लेते। तो अपन ने रिएक्शन देख लिया था पार्ट 1 में होता क्या है, फिर अपन ने उसका मैकेनिज्म भी देख लिया था होता क्या है, कौन से साइड का अटैक होता है। चलो एक बार रिकेप कर लेते हैं। कौन से साइड का अटैक होता है, बैक साइड अटैक होता है। उसके अंदर बैक साइड की वजह से इन्वर्जन मिलता है कि रिटेंशन मिलता है, अपने को मिलता है प्रोडक्ट में इन्वर्जन। अगर वो तुम्हारा जो कार्बन है ऑप्टिकली एक्टिव हो, मतलब भी कायरल कार्बन हो, तो इन्वर्जन मिलता है। बैक साइड अटैक होता है, वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। सेकेंड ऑर्डर के साथ साथ तो कितने स्टेप का होता है, 1 स्टेप होता है। 1 स्टेप होने की वजह से जो पहला ही स्टेप होता है वो उसका कौन सा होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, RDA स्टेप होता है। ठीक है, ये अपन ने देख लेते हैं। फिर सॉल्वेंट कौन सा प्रीफर करता है, वो प्रीफर करता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट प्रीफर करता है। कौन सा, पोलर अप्रोटिक। अप्रोटिक का मतलब क्या, जो H+ डोनेट ना करे, जैसे कि डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, उसके बाद में एसीटोन। ये मैंने तुमको एग्जांपल्स दिए थे। ठीक है, फिर DMF भी इसमें काउंट होता है। DMF का मतलब क्या है, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, ये सब कुछ बेसिक एग्जांपल्स है, ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स है। ठीक है, इतना क्लियर अपन ने कर लिया था पार्ट 1 में। आज अपन बात करने वाले हैं पार्ट 2 की। ठीक है, अपन ने पार्ट 1 में ये भी देख लिया था कि अगर RCl हो, RBr हो, RI हो, RF हो, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, RI ज़्यादा रिएक्टिव होगा। मतलब मैंने तुमको रिएक्टिविटी भी बता दिया था विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। एज वेल मैंने तुमको अल्काइल हाइड का भी रिएक्टिविटी बता दिया था कि कौन सा अल्काइल हाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। SN2 रिएक्शन में 0 डिग्री अल्काइल हाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ये होता है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड का ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू SN2 रिएक्शन। ये भी अपन ने स्टडी कर लिया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ मैं आपको, बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, जैसे मैंने तुमको बताया था कि ये है तुम्हारा नॉर्मल R, ये है तुम्हारा यहाँ पे ले लेते हैं अपन X। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं अपन X, या फिर ये X को अपन क्या लिख सकते हैं, लिविंग ग्रुप भी लिख सकते हैं। X को क्या लिख सकते हैं, X को अपन लिविंग ग्रुप भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये लिविंग ग्रुप लिखने के बाद यहाँ पे जो आने वाला है ये क्या होगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या करेगा, R को बैक साइड से अटैक करेगा और कुछ ऐसा बनेगा, न्यूक्लियोफाइल R लिविंग ग्रुप। और फाइनली क्या होगा, यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट में बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल R और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, L- निकल जाएगा लिविंग ग्रुप। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि इसकी जो बेसिसिटी है न्यूक्लियोफाइल की और ये लिविंग ग्रुप की जो बेसिसिटी है, तो एक पॉइंट लिखा के दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना। बेसिसिटी 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 ऑफ इनकमिंग इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, मतलब जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, बेसिसिटी ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल विल बी मोर, एक्चुअली विल नहीं, शुड बी मोर, शुड होना चाहिए, विल नहीं, शुड भी होना चाहिए, मस्ट भी होना चाहिए, मस्ट बी। बेसिसिटी ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी मोर देन, किससे, देन बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, देन बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, LG इट्स कॉल्ड एज लिविंग ग्रुप। तो बेसिसिटी ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, तो ये चीज़ पॉसिबल है, नहीं तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। बेसिसिटी ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। कौन सा, ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इसका बेसिसिटी हमेशा ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, तो ही ये बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन सकता है, नहीं तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। जो मैं बोल रहा था कि न्यूक्लियोफाइल और आर के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, क्यों स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, क्योंकि जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है उसकी बेसिसिटी क्या होनी चाहिए, उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, शुड बी मोर, उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं लिविंग ग्रुप की, लिविंग ग्रुप का जो बेसिसिटी और लिविंग ग्रुप का जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, तुमको पता होना ही चाहिए। क्या रिलेशन है कि यहाँ पे अगर तुम लोग लिविंग ग्रुप की बात करते हो, लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप is inversely proportional to basicity of the group. basicity of group is inversely proportional to basicity of group. ठीक है, लिविंग ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ ग्रुप। ध्यान से सुनना, लिविंग ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ ग्रुप। इसका मतलब है क्या कि ये बेसिसिटी ऑफ ग्रुप जितना कम रहेगा, ग्रुप जितना ही कम बेसिक रहेगा, लिविंग ग्रुप उतना ही बढ़िया रहेगा। कम बेसिक का मतलब क्या है, पुअर बेस। तो जो पुअर बेस होंगे
वो डेफिनेटली क्या होंगे, वो डेफिनेटली गुड लिविंग ग्रुप होंगे। कैसे होंगे, गुड लिविंग ग्रुप होंगे, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो पुअर लिविंग ग्रुप होंगे। जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो पुअर पुअर लिविंग ग्रुप होंगे। जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो पुअर लिविंग ग्रुप होंगे, और जो पुअर बेस होंगे वो गुड लिविंग ग्रुप होंगे। ये चीज़ याद रखना कि बेसिसिटी ऑफ ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप। ये ऑर्डर तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, लिविंग ग्रुप और बेसिसिटी ऑफ ग्रुप का क्या रिलेशन है। इतना चीज़ क्लियर हो गया, ओके। इसके बाद में इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेके मैं चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीज़ एक्चुअली ऐसा होता कैसे है, ठीक है। अभी और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन, इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। देखो अगर मैं तुमको ये दो एग्जांपल दे दूँ, CH3Cl CH3Cl, एंड यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ CH3CH2Cl। तो अब मुझे बताओ 1 और 2 में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा फॉर SN2 रिएक्शन। तो आंसर आना चाहिए SN2 रिएक्शन के लिए 1 ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों 1 ज़्यादा रिएक्टिव होगा, सबसे पहली चीज़ तो ये 0 डिग्री अल्काइल है और ये तुम्हारा 1 डिग्री अल्काइल है, ये इसका रीज़न हुआ। सेकंड रीज़न, इससे भी तुम लोग कंपेयर कर सकते हो। क्या कंपेयर करना है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ ज़्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी कम होगा। अब मुझे बताओ, ये कार्बन के अराउंड एक कार्बन है, मतलब एक CH3 ग्रुप है, और ये कार्बन के अराउंड एक भी CH3 नहीं है, मतलब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है क्या, नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, इसके लिए इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 2। तो इसका अगर ऑर्डर लिखने बोला तो ऑर्डर क्या आएगा, 1 ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कंपाउंड 2। क्लियर हो गया। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का तुमको रिलेशन पता चल गया, एग्जाम्पल पता चल गया विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब उसका स्पीड क्या रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया चीज़। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये रिएक्शन का जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है ये तुमको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तुमको पता होना चाहिए। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, SN2 रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तुमको पता होना चाहिए। ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद अपन करने वाले इसके क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा होता है, ध्यान से देखना। यहाँ पे तुमको 2 एक्सिस देखने मिलेगी, एक एक्सिस देखने मिलेगी Y एक्सिस एंड X एक्सिस देखने मिलेगी तुमको X एक्सिस। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे होता है एनर्जी, ये जो Y एक्सिस है यहाँ पे होता है एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी का एक्सिस होता है। और ये जो एक्सिस होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट या तो रिएक्शन प्रोग्रेस बोल सकते हो, रिएक्शन कोऑर्डिनेट समझ लो, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इसका ये एक्सिस होता है X एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे सुनना होता क्या है, अभी सपोज ये जो रिएक्शन अपन ले रहे थे कल CH3X वाला, CH3X प्लस NaOH गिव CH3OH, तो यहाँ पे क्या होता है ना, ध्यान से सुनना कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सपोज कर लो एनर्जी का है रिएक्टेंट की एनर्जी, ये एनर्जी है रिएक्टेंट की एनर्जी। तो प्रैक्टिकली ऐसा दिखा गया ना कि ये जो रिएक्शन है ना, इसका ग्राफ ऐसा आता है, कैसा आता है, ऐसा। और ये जो लास्ट पॉइंट है किसका रहेगा, ये रहेगा तुम्हारा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये रहेगा तुम्हारा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अभी ये है तुम्हारा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे आ रहा है, एंड ये है तुम्हारा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तुमको कुछ एनर्जी का गैप दिखा, मतलब किसकी एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे चेक करो, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, बराबर। मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, दिस रिएक्शन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ये क्या कर रहा है, हीट बाहर फेंक रहा है, हीट इवॉल्व कर रहा है, दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर तुम लोग को प्रोसीड करवाना है तो टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है तो टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा, लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ली चार्टिलियर प्रिंसिपल। कि कोई भी रिएक्शन अगर तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उसकी स्पीड बढ़ानी है, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है जल्दी, तो क्या करना पड़ेगा, तुमको टेम्परेचर जो है उसका कम रखना पड़ेगा, लो टेम्परेचर, बराबर ना, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट बाहर फेंक रहा है, मतलब उसको हीट नहीं चाहिए। अगर तुम लोग उसको और हीट प्रोवाइड कर रहे हो, हाई टेम्परेचर पे कर रहे हो, तो वो रिएक्शन होगा नहीं, बहुत स्लो रिएक्शन हो जाएगा, वो हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, फॉरवर्ड में नहीं जाएगा। अगर तुम लोग हाई टेम्परेचर रखते हो तो अगर उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो टेम्परेचर तुमको लो रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ली चार्टिलियर प्रिंसिपल। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अभी ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ को मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाऊँ तो ये ग्राफ एक्चुअली कैसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ये यहाँ पे ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, ये ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। अभी यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो टॉप पॉइंट है, ये पॉइंट और रिएक्टेंट के बीच का ये जो गैप है, इसको क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स भी काइनेटिक्स में पढ़ा रहेगा, इसको बोलते हैं
एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या तो एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ई है, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा एंथैल्पी, दोनों के बीच के एनर्जी का डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, कौन सा स्टेट है, ये तुम्हारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जो भी सबसे हाईएस्ट एनर्जी का स्टेट रहेगा, जो भी सबसे हाईएस्ट एनर्जी का स्टेट रहेगा उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के बीच के जो एनर्जी का डिफरेंस है इसको क्या कहा जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाएगा। ये ग्राफ से तुमको ये भी समझ में आ रहा है कि कहीं पे भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं। ये रहा रिएक्टेंट, ये बना ट्रांजिशन स्टेट, ये बना प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, ये रहा रिएक्टेंट, ये बना ट्रांजिशन स्टेट, ये रहा तुम्हारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कहीं पे भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रहा है, इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट था, ये तुमको समझ में आता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से। क्लियर हो गया। और जब तुम लोग डायग्राम बनाते हो ना तो ऐसे स्मूथ करो बनाना। कैसा बनाना, स्मूथ। इसको ऐसा मत बना देना, इसको कैसा मत बनाना, रुको यहाँ पे बना के बताता हूँ। इसको ना बहुत लोग गए में ऐसा बना देती है, ऐसा लिया और यहाँ से चालू करेंगे ऐसा और ऐसा कर देंगे। तो ये जो पीक है ना, ऐसा नहीं बनना चाहिए, ये हमेशा स्मूथ बनना चाहिए। ये कुछ बेसिक से तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे स्मूथली जाते हैं, कभी भी ऐसा पीक नहीं बनता है, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना एग्जाम में, ओके। चलो अब बात करते हैं, ये तो था तुम्हारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN2 रिएक्शन। मतलब यहाँ तो तुमको समझ में आ गया कि SN2 रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इसका लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, लिविंग ग्रुप की बेसिसिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब मैं कुछ दो रिएक्शंस लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, दो रिएक्शंस लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहला रिएक्शन में लिखता हूँ कि मेरे पास है RX, ठीक है। कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलो एक काम कर लेता हूँ और तुम्हारे लिए काम आसान कर देता हूँ, Cl ले लेता हूँ, RCl फिक्स कर दिया, क्लोरीन है। और यहाँ पे मैं अटैक करवा रहा हूँ OH माइनस का। किसका अटैक करवा रहा हूँ, OH माइनस का अटैक करवा रहा हूँ। जब मैं OH माइनस का अटैक करवा रहा हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट बनना चाहिए ROH प्लस Cl माइनस बार। अगर मैं दूसरा रिएक्टेंट ये लेता हूँ, दिस इज केस 1 समझ लो, दिस इज केस 1 ऐसा समझ लो, एंड दिस इज केस 2, दिस इज केस 2। अब केस 2 में मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं रिएक्टेंट ले रहा हूँ ROH एंड यहाँ पे ले रहा हूँ मैं Cl माइनस। और जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, RCl प्लस OH माइनस, ऐसा बनना चाहिए प्रोडक्ट। चेक करो कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन है, क्लोरीन माइनस, तो क्लोरीन माइनस बैक साइड से आएगा और OH को बाहर निकालेगा। ये दो केस है, केस 1 एंड केस 2। अब एग्जाम में कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर दो रिएक्शन दिए गए हैं तो बताओ कौन सा रिएक्शन फिजिबल है। मतलब फिजिबल का मतलब क्या, कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, ऐसा पूछ लेगा। फिजिबल का मतलब ही क्या, फिजिबल का मतलब ही है कि दोनों में से कौन सा रिएक्शन प्रैक्टिकली हो सकता है, दोनों में से कौन सा रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हो सकता है, ये तुमको बताना है। तो ये कैसे बताओगे, मैंने तुमको अभी एक पॉइंट लिख के दिया, कौन सा, तुमको अभी बताया था कि जो भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है उसका जो बेसिसिटी होता है वो हमेशा ज़्यादा बेसिक होना चाहिए एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफाइल, एज कंपेयर टू लिविंग ग्रुप का बेसिसिटी, एज कंपेयर टू लिविंग ग्रुप का बेसिसिटी, ठीक है। तो अब चेक करो, OH माइनस और Cl माइनस में बेसिसिटी किसका ज़्यादा है, OH माइनस एंड Cl माइनस में बेसिसिटी किसका ज़्यादा है, तो OH माइनस का बेसिक नेचर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू Cl माइनस। ये तुमको पता होना चाहिए कि जो OH माइनस है इसका बेसिक नेचर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू Cl माइनस। तो अगर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का बेसिक नेचर ज़्यादा है तो ये रिप्लेस कर देगा, नो प्रॉब्लम। मतलब रिएक्शन 1, केस 1 इज फिजिबल, पॉसिबल। लेकिन केस 2 में क्या हो रहा है कि इसका बेसिसिटी कम है, इसका बेसिसिटी कम है, मतलब इसके साथ और R के बीच में जो बॉन्ड बनने वाला है वो वीक बॉन्ड बनने वाला है एज कंपेयर टू जो अभी ओरिजिनली प्रेजेंट है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ब्रेक होगा ही नहीं ना, वीक बॉन्ड में क्यों कन्वर्ट होगा। ये वीक था, इसका बेसिसिटी कम था, इसके लिए ब्रेक हो गया और स्ट्रॉन्ग के साथ बॉन्ड बना लिया। लेकिन ये केस में ऐसा नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो क्यों वापस से वीक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। इसके लिए केस नंबर 2 फिजिबल नहीं होता। तो समझ में आ गया तुमको क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आ सकता है। ध्यान से सुनना चाहिए, तो 3 मिनट पीछे से वापस से रिवर्स जाना है वीडियो में और वापस से ये पॉइंट को वापस से समझना। मैंने क्या बोला कि OH माइनस का बेसिसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू Cl माइनस। इसके लिए केस 1 पॉसिबल है, फिजिबल है, बट केस 2 पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया ये चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आ गई तुमको, ओके। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जो तुमको पता होने चाहिए कि वो कैसे उसको टैकल करना है। देखो एक क्वेश्चन लेता हूँ, रुक जाओ, एक क्वेश्चन लेता हूँ, वेट 1 सेकंड, मुझे क्वेश्चन देख लेने दो। क्वेश्चन लेते हैं, अगर सपोज करो क्वेश्चन आता है ऐसा, हाँ क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन कैसा रहना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें ध्यान से सुनना, ऑप्शंस दे रहा है,
एक बार क्वेश्चन वापस से सुन लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, क्या पूछा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पूछा है, इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑप्शन देना, ऑप्शन देखना, ऑप्शन ए देके रखा है CH2 डबल बॉन्ड CHCl Cl। ऑप्शन बी जो दिया है वो दिया है उसने C6H5Cl C6H5Cl। ऑप्शन सी जो दिया है वो दिया है CH3CH डबल बॉन्ड CHCl। एंड ऑप्शन डी जो दिया है वो दिया है ClCH2CH डबल बॉन्ड CH2। क्वेश्चन सुनना, क्या दिया है तुमको, फाइंड आउट करना है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव, ये चारों में से सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब मुझे बताओ सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा, सबसे जल्दी वो रिएक्ट करेगा जहाँ पे कार्बन और जो तुम्हारा लिविंग ग्रुप है इसके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होना चाहिए, वो बॉन्ड वीक होना चाहिए। वो बॉन्ड कैसा होना चाहिए, वो बॉन्ड वीक होना चाहिए। अगर वो बॉन्ड वीक होगा तो ही तो जल्दी से टूटेगा, अगर स्ट्रांग होगा तो थोड़ी टूटने वाला है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में तुमको टारगेट क्या करना है, तुमको ये ढूंढना है, तुमको टैकल करने का मैं वे बता रहा हूँ, तुमको ये टारगेट करना है, तुमको ये ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन में तुम लोग को कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, तुमको ढूंढना है ये वीक है कि स्ट्रांग है। अगर वो जितना ज़्यादा वीक होगा वो क्या होगा, एकदम आसानी से टूट जाएगा। और वो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो उतना आसानी से नहीं टूटेगा। तो तुमको तो क्या चाहिए, मोस्ट रिएक्टिव का मतलब तुमको क्या ढूंढना है, वीक ढूंढना है। तो चारों में से तुमको बस इतना ढूंढना है कि कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का कौन सा बॉन्ड वीक है। चलो एक एक करके ट्राई करते हैं। अगर मैं ऑप्शन ए का ढूंढता हूँ तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे हो क्या रहा है, क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन के पास लोन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर होता है। अब यहाँ पे तुमको कंजुगेशन होता हुआ दिख रहा है, कुछ कंजुगेशन ऐसा हो सकता है क्या, ध्यान से देखना, ये कुछ कंजुगेशन ऐसा हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है क्या, देखो यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये यहाँ पे जाएगा एंड ये यहाँ पे जाएगा, ये कंजुगेशन में जा सकता है। माना कि इसका जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो इतना डोमिनेंट नहीं है, इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट है एज कम्पेयर टू प्लस है, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो कंजुगेशन दिखाएगा। इसका मतलब सिंपल सा मतलब क्या है, यहाँ पे पार्शियली क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे पार्शियली कौन सा कैरेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड। देखो अगर कंजुगेशन करेगा तो कैसा हो जाएगा, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl एंड Cl पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड बना, फिर वापस से ये अंदर आएगा, ये इधर जाएगा तो वापस से बनेगा सिंगल बॉन्ड। मतलब ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो पार्शियली क्या रहेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर करेगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड नहीं रह सकता। और तुमको अच्छे से पता है अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर रहा है तो डबल बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए कि वीक होना चाहिए, एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डेफिनेटली स्ट्रांग होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, कट हो गया। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में भी वापस से सेम प्रॉब्लम है, C6H5Cl, इसका भी वही कहानी है। C6H5 मतलब ये रहा C6H5 एंड यहाँ पे बात करते हैं क्लोरीन की, तो बात वापस से वही आ जाती है कि ये यहाँ पे आएगा एंड ये यहाँ पे आएगा, तो वापस से पूरा सा कंजुगेशन लग रहा है। मतलब कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियली क्या आ रहा है, वापस से डबल बॉन्ड आ रहा है, और डबल बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है, इसके लिए ये भी ऑप्शन से कट हो गया। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में भी वही प्रॉब्लम है, ये रहा क्लोरीन, इसके पास रहा इसके लोन पेयर, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यहाँ पे भी वापस से कंजुगेशन ऑब्जर्व हो रहा है तुम लोग को, तो ये भी कट हो गया। तो कौन सा बचा, ऑप्शन डी ही बचा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ऑप्शन डी में नहीं हो सकता है चीज़, क्यों नहीं हो सकता ये भी समझना। क्लोरीन के पास भले ही लोन पेयर है लेकिन कंजुगेशन पॉसिबल है क्या, नहीं है। कंजुगेशन कब पॉसिबल होता, ये डबल बॉन्ड अगर ये पोजीशन पे होता तो ही है कंजुगेशन में जा सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई कंजुगेशन नहीं दिख रहा है, इसके लिए ये जो बॉन्ड है हमेशा कौन सा रहने वाला है, सिंगल बॉन्ड रहने वाला है। तो पहले जो अपन ने 3 ऑप्शंस देखे वहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड बन रहा था, इसके लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग था एज कम्पेयर टू सिंगल, बट यहाँ पे तो सिंगल ही है तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा एज कम्पेयर टू अबो 3 ऑप्शन। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू अबो 3 ऑप्शन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है। तो कोई भी पूछे इन सब में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन। तो तुमको बस ये ढूंढना है कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड वीक है या तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो तुमको मोस्ट रिएक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, वो बॉन्ड वीक होना चाहिए। तो चारों में से किसका बॉन्ड वीक है, इसका बॉन्ड वीक है, तो तुमको वीक बॉन्ड ढूंढना है, तुम्हारा काम हो जाएगा। और लीस्ट रिएक्टिव पूछा तो तुमको स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड ढूंढना है, जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा वो उतना ही ज़्यादा अनरिएक्टिव रहेगा, मतलब रिएक्ट नहीं करेगा, एकदम कम रिएक्ट करेगा, उसको ही बोलते हैं अपन लीस्ट रिएक्टिव। सो आई होप सो ये चीज़ तुमको समझ में आ गई है, इसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। फिर मैंने तुमको ऑलरेडी एग्जाम्पल्स तो दे ही दिए थे कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है। क्लियर है, ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई। ओके, सो प्लीज़ अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, एंड हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखा है, टेस्ट कर जाओ, ओपन करो, आंसर्स कमेंट करो, उससे समझ में आएगा तुम लोग को कि तुम लोग को कितना चीज़ समझ में आया है ये वाले वीडियो से। ओके, एंड कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, थैंक यू।